तो अविकसित और विकासशील देशों के सामान्य लक्षण, तो देखिए कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर यानी लो पर कैपिटा इनकम। तो कहते हैं प्रायः सभी अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में जनसंख्या का अधिकांश भाग बहुत गरीबी से गुजर बसर कर रहा है। उदाहरण के लिए 2010 के डेटा के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। 2010 में कहता है जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी प्रति व्यक्ति अगर कहते हैं $1270 प्रति वर्ष था, वहीं जनसंख्या का लगभग 1/3% भाग अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। विश्व स्तर पर अगर देखें तो विकसित और अविकसित देशों के बीच न केवल अत्यधिक आय असमानता है बल्कि ये समानताएं लगातार बढ़ रही है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर डेटा देते हैं। कहते हैं विश्व बैंक के अनुसार जहां विकसित पूंजीवादी देशों में 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद औसतन, देखिए जो विकसित है उसमें कह रहा है कम से कम $38,745 क्या है डॉलर था जो विकसित है प्रति व्यक्ति जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। और निम्न आय वाले देशों में क्या हो जाएगा $528 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, $528। ये 2010 के अकॉर्डिंग है, 2010 के अकॉर्डिंग है जो डेटा के अकॉर्डिंग कि प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति व्यक्ति जीएनपी $528 है, तो वो निम्न आय वाले देश में होगा, ठीक है, उससे ऊपर। और ये 38,745 जो है डॉलर ये हो जाएगा विकसित में, विकसित राष्ट्रों में, देश में, ठीक है। और मध्य आय वाले में है $3723 डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी। याद रखिएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी, ये हाई क्लास में हो गया, ये हो गया आपका लो, और ये होगा मध्यम, मिडिल, लो और हाई क्लास में, उच्च जो विकसित हो गया ये हो गया आपका विकसित, ये होगा विकासशील में। तो ये 2010 की जनगणना के मतलब 2010 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी, याद रखिएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, ठीक है, इस हिसाब से। परंतु इस संबंध में यह बात है कि उल्लेखनीय है कि सभी अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर समान नहीं है। मतलब सभी मतलब अल्प विकसित देशों में सबका समान नहीं है, जितने भी अल्प विकसित है ना उसका राष्ट्रीय मतलब ये विकसित में आ गया, ये सब अल्प विकसित ही हुआ, ये दोनों अल्प विकसित ही हुआ। तो इसमें एक विकासशील में आ जाएगा और एक किस में आ जाएगा आपका अल्प विकसित ही है पूरी तरह, समझ गया। तो वही कह रहे हैं कि समान स्तर समान नहीं है। अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू, मलेशिया, वेनेजुएला और थाईलैंड अल्प विकसित होते हुए भी आर्थिक समानता में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कीनिया आदि देशों से लगभग आगे है, ठीक है, बहुत। तो कहते हैं दरअसल विभिन्न स्तर पर अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास की संभावनाएं भी अलग अलग है। तो सब आर्थिक विकास का है, सब देश में अलग अलग अपना कह रहे हैं क्या, आर्थिक विकास की संभावनाएं भी अलग अलग है। विश्व के विभिन्न देशों में कितनी आय की असमानताएं हैं ये सारणी में दिया गया है। तो कह रहे डेटा अगर देखना रहता तो हम अभी बता देते, ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये आप समझ गए ना, 38,745 2010 के ये हाई वाले में जो विकसित में है, और अल्प विकसित में 528 और $3723 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी, याद रखिएगा, बस इतना काफी है। बाकी इतना याद रखेगा तो क्या ना डेटा कितना याद रखेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा तो यही चीज ध्यान रखना होगा डेटा कि जो विकसित है तो ये डॉलर में बात हो रहा है, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, डॉलर में बात हो रहा है। अगर एक व्यक्ति का जीएनपी निकाला जाए, ठीक है, तो एक व्यक्ति का एक साल का $38,745 है, तो ये हो गया विकसित में, जैसे अमेरिका, ठीक है। चलिए जैसे अमेरिका हो गया आपका हो गया बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, इस सब का ना 38,745 नहीं, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे देखिए अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ठीक है, और इंग्लैंड, ठीक है, ये सब जो है ये पांचों
जो है आपका विकसित में आएगा। बाकी जो है जितने भी है ये सब मिडिल मध्य आय वाले देश में आएगा, निम्न आय वाले देश में आएगा। ठीक है, तो भारत में 1270 ठीक है डॉलर प्रति व्यक्ति था। ठीक है 2010 के अकॉर्डिंग, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो भारत में कितना था, 1270 डॉलर, जो कि पिछले में मैंने बता दिया है, तो समझ जाओगे आप। तो ये चीज है आपका कि विकसित और अविकसित के सामान्य लक्षण, ये 2010 के अकॉर्डिंग। अभी करंट का डेटा, करंट के अकॉर्डिंग तो ये है। तो हम बुक के अकॉर्डिंग अब आता है पूंजी का अभाव। टॉपिक है पूंजी का अभाव। तो ये तो आपका सिर्फ एक था अविकसित विकासशील देशों के सामान्य लक्षण में। पहला क्या था, लो पर कैपिटा इनकम। तो आपने यहाँ पे ये देखा ना, कोई पूछ दिया अगर विकसित और विकासशील देशों के सामान्य लक्षण, तो एक तो आपने ये बता दिया इतना प्रति डॉलर उस समय की उस डेटा के अकॉर्डिंग। अब अभी है पहला पॉइंट हो गया लो पर कैपिटा इनकम, दूसरा हो गया आपको पूंजी का अभाव। अब पूंजी का अभाव में देखिए कहते हैं अधिकतर अल्प विकसित देशों में व्यापक गरीबी के कारण पूंजी का निर्माण की दर बहुत कम है। कहते हैं अधिकतर बहुत सारे देश, ठीक है, जो अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित कैसे होगा तो आप समझ गए ना 2010 के अकॉर्डिंग। तो अभी के अकॉर्डिंग डेटा खाली देखना है कि इतना डॉलर में है, वो बस हो जाएगा। तो अधिकतर अल्प विकसित देशों में व्यापक गरीबी के कारण पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। जब आय स्तर अधिक होता है तो बचत करने की क्षमता भी अधिक होता है। जब कहता है आय इनकम ज्यादा होगा तो बचत भी उसी हिसाब से ज्यादा करेंगे। अब इनकम ही नहीं होगा तो खाएंगे पिएंगे नहीं तो बचत कहाँ से करेंगे, तो यही बात है। तो कहते हैं पूंजी का अभाव। ठीक है, यही कारण है कि जापान में जो अति विकसित देश है पूंजी निर्माण की दर बहुत ज्यादा है, और कई अन्य विकसित देशों में उपभोक्तावाद के चलते बचत दर अपेक्षाकृत कम है। उपभोक्ता बहुत है, ठीक है, जिसके कारण बचत दर कहते हैं कम है। उपभोक्तावाद के चलते उपभोक्ता कहते कई अन्य विकसित देशों में उपभोक्तावाद। अब उपभोक्ता और उपभोक्तावाद तो विचारधारा से ही सब वाद आता है, याद रखिएगा। उपनिवेशवाद, गुलाम बना लिए तो हम हो गए उपनिवेशवाद, आप गुलाम है तो आप हो गए उपनिवेश, तो वही चीज है। तो ये सब विचारधारा न वाद में आता है, समाजवाद, राष्ट्रवाद, फलनावाद, ठीक है, तो ये याद रखेगा। तो उपभोक्ता समझते तो उपभोक्तावाद भी समझ गए होंगे। उपभोक्तावाद के चलते बचत दर अपेक्षाकृत कम है। कुछ तेजी से विकास कर रहे एशियाई देशों में बचत दरें अब काफी अधिक है। बचत दरें क्या है, एशिया देशों में कुछ तेजी से जो विकास कर रहा है एशिया के देशों में काफी अधिक है। जैसे उदाहरण के लिए 1997 से 2003 की अवधि में मलेशिया, चीन, सिंगापुर में बचत दर औसतन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 40% या इससे अधिक थी। अब कहते हैं कुछ ऐसे देश है, ठीक है, अल्प विकसित देश, जिसमें कह रहे जैसे मलेशिया, चीन, सिंगापुर में जो बचत दर है, जो कहते हैं ना बचाने की, जो आपका जो है इनकम हुआ 10 रुपया तो 2 ही रुपया में सब अपना निपटा होता है, 8 रुपया बचते हैं उदाहरण के लिए। तो ये कह रहे बचत दर औसतन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अकॉर्डिंग 40% या इससे भी अधिक थी। इसका कारण संभवतः सरकार की आर्थिक क्रियाओं में प्रभुत्व हस्तक्षेप है। अन्य अल्प विकसित देशों में जहां सरकार की सीमित भूमिका है, और अल्प विकसित देशों में क्या है, कुछ सरकार की सीमित भूमिका है, वो अपना कुछ ऐसा कदम ही नहीं उठाते हैं। कहते अथवा हस्तक्षेप की नीति अकुशल व अदक्ष, बचत दर बहुत कम है। बहुत कम अल्प विकसित देश ऐसे हैं जिसकी बचत 20% से अधिक है। अब कहते हैं बहुत ऐसे है जिसकी मतलब बचत 20% से अधिक है। देश की बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आदमी की बात नहीं हो रहा है। जैसे एक फैमिली है तो फैमिली यहाँ पे देश समझिएगा, तो यहाँ आदमी है तो ABCD आदमी है। बचत दर किसका कौन कितना काम कर रहा है, कितना बेखर्च हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग होगा ना, ठीक है। तो अब समझिए, कहते हैं बहुत कम अल्प विकसित देश ऐसे हैं जिनकी बचत 20% से अधिक है। अब कहता है ये अल्प विकसित देश अगर समझिए तो समझिएगा 20% से क्या है, इसकी अधिक क्या बचत दर है। मतलब 100 रुपया में से 20 रुपया ये बचा पाते हैं, बाकी चीज पर लग ही जाता है, ठीक है। जैसे ABCD घर में जितने भी है तो सबको लेके कैलकुलेट करते हैं ना कि इस देश का यहाँ इस घर का बचत दर, तो ऐसे ही यहाँ पे देश का करेंगे ना कि बचत, ठीक है।
कितना खर्च, सब कुछ निकाला जाएगा ना, ठीक है, बचत दर। अब कहते हैं रेगनर नर्स ने तर्क दिया है कि अधिकतर अविकसित देश गरीबी से दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी बचत करने में असमर्थ बहुत कम है। अब देखिए कहते हैं रेगनर नर्स ने ये तर्क दिया है, जैसे मान लीजिए ये अविकसित देश, यहाँ पे कोई फैमिली समझ लीजिए और 100 रुपया कमाया, लेकिन यहाँ पे कहते हैं इस कपड़ा भी नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे सामान नहीं है, तो 100 रुपया तो लग ही गया, ऊपर से हो सकता है कर्जा भी लेना पड़ जाए, तो वैसे भी नहीं हुआ ना, विकसित में भी नहीं कहते हैं बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे है कहते हैं भाई खाने के लिए ये चीज़ सबको है, ऊपर से 2 और आ गए, गेस्ट आ गया, वह पैसा नहीं है, खाली मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, 2 गेस्ट और आ गया, तो उस हिसाब से 100 रुपया कमाए थे, सब इसी में चल गए, ठीक है। तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे विकसित देश मतलब अविकसित देश है जहाँ पे उसकी बचत दरें बहुत ही कम है, मतलब नहीं के बराबर है, ठीक है, मतलब समर्थ करने बहुत कम है, कोशिश कर रहा है लेकिन 1 रुपया बचा पाता है, 2 रुपया बचा पाता है, या हो सकता है किसी से कर्ज, तो वैसे कहते देश कर्ज में चला गया, राइट। तो यही चीज होता है, समझाने के लिए और भी डीपली समझाते हैं, लेकिन कहे ना तथ्य की सिंपल थोड़ा थोड़ा जानना है, क्योंकि जहां से टॉपिक में ज्यादा पेपर में आता है वो चीज तो और करते ही हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको याद रखना था अल्पविकसित, तो आपने समझ पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव समझ गए ना कैसे है, बचत दरें, यहाँ पे बस बचत दरें पे फोकस करना है, पूंजी के अभाव में ये ज्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। अब कहते हैं मांग पक्ष पर बाजार का सीमित आकार हतोत्साहित करता है, और जिन लोगों की बचत सामर्थ्य है वे भी अपने साधनों का अवश्य अनावश्यक उपयोग कर देते हैं। अब कहते हैं बचत थोड़ा सा कम है, फिर भी अनावश्यक कोई भी चीज ले लिए और उसमें बेकार कर देते हैं अपना, ठीक है। यदि पर्याप्त निवेश संभावनाएं उपलब्ध हो तो शायद वो अधिक बचत करने में प्रेरित हो। कहते हैं अगर साधन हो प्राप्त तो बचत भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अब इसको बिल्कुल बारीकी से समझाना, कहते हैं ना बारीकी से समझाना, तो सबसे पहले मुद्दा समझिए, ए और बी, डिजिटल और सिंपल। तो सबसे पहला पॉइंट होता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है पेपर में, ध्यान से देखिए, एग्जाम में पेपर में जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये नॉलेज के लिए ठीक है, ठीक है, पेपर में आजकल ये टॉपिक नहीं आते हैं तो इसको पढ़ना बेकार है, लेकिन मैंने अभी कहा ना नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है, कभी न कभी यूज हो ही जाएगा। अगर आप उस टॉपिक से पढ़ रहे हो और साफ पढ़ रहे हो तो आप डीपली अगर रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज आप किस फील्ड में कितना लोगे, जितना लोगे उतना कम है, सबका माइंड थॉट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले, अब कोई कह सकता है फास्ट पढ़ा है, कितना फास्ट बोल रहा है, कोई कुछ अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि क्या अलग फलक दे रहा है, आप उसको स्लो कर लीजिए एकदम, फिर देखिए कैसे कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं उसमें, और क्या करें, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए पेपर में एग्जाम में आता है सिर्फ अल्प विकास और विकास में क्या, अल्प विकसित और विकसित में क्या अंतर है, तो वहां पे डिजिटल क्या पढ़ाएंगे, चलो अल्प विकसित में ये देखो पूरा डिटेल आ गया, ठीक है, ये देखो अल्प विकसित में लो पर कैपिटा इनकम, पूंजी का अभाव और अगला अगला जो भी पॉइंट्स आएंगे वो उस हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे सिंपल बोर्ड में क्या है, अब आप रुको, तो आपने वहां पे पॉइंट देख लिया तो चल भाई हाँ बहुत अच्छा है, तो आप लाइक्स अच्छा, कमेंट्स अच्छा, अच्छा सब कुछ अच्छा, क्योंकि बोल तो भी रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन बहुत कम यूज हो रहा है वहां पे, लेकिन यहाँ पे भी, तो वहां पे भी होता है एक्सप्रेशन यूज, ऐसा नहीं है उतना, लेकिन बहुत कम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इसको समझा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, अभी अगर एग्जाम में ये चीज नहीं पूछेंगे, अब सिर्फ अल्पविकसित, तो इतना जो हम ढेरी सा 10 पॉइंट जो पढ़े थे, ये चीज क्या होता है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, ये सब क्या जरूरत है, यहाँ पे बोलते ये देखो प्रति व्यक्ति आय पर है, ये चीज इतना डॉलर होना चाहिए, $8,745 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, तो उच्च आय वाले में होगा, और ये चीज नहीं होगा तो भाई ये 528 होगा तो ये निम्न आय वाले में होगा, और 3723 है तो ये मध्य आय वाले देश में होगा, लेकिन ये दोनों विकसित में होगा, और $745 से ज्यादा डॉलर से प्रति वर्ष है ज्यादा तो ये होगा विकसित में। तो वही चीज लोग फिर इस पे फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए हम इस मुद्दे को क्या करते हैं कि हम डीपली नॉलेज तो दे रहे हैं,
बस वो जो जिनको इनकी जरूरत है वो तो पूरी देखते होंगे, जिनको नहीं है वो तो ऐसे ही खटखट भागो, मतलब ऐसे दिखा के हटो, ये भगाए थोड़ा सा भगाए फिर दिखाए अच्छा हटा मैं क्या लेक्चर के फालतू में, तो इसका पूछना ही नहीं है। तो यहाँ पे वो तो नहीं जान रहे, लेकिन अभी चीज यही चीज समझ है, ये जो पॉइंट्स है ये तो छूट गया आपका कि कुछ सीखे यहाँ से कि क्या कह रहे हैं, ये तो पॉइंट हट गया ना। तो यही कारण है। तो जैसे आप देखिए, आप कोई भी सिलेबस है, कोई भी चीज की तैयारी करते हैं, उसमें आपको आर्थिक विकास है टॉपिक, तो आर्थिक विकास से पहले तो आर्थिक विकास से रिलेटेड सभी डिटेल्स आप जान गए कि नहीं। आप इसमें 20 टॉपिक है मान लो इस ऑडियो में वीडियो में, तो 20 टॉपिक को मत छूइए ना, वो तो फर्स्ट पे ही लिखा होगा, क्योंकि वो थंबनेल क्या डिनोट करता है कौन सा टॉपिक है किसका है। तो जब ये चीज है, आपको इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल है, तो इसका मतलब सब हो गया। वो तो आपको डिनोट पहला ही लेटर कर देगा कि आपका यूज है या नहीं है। अब आपके टॉपिक में अगर ये आर्थिक विकास वाला नहीं है तो मत पढ़िए ना, देखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? और नॉलेज चाहिए, और यहाँ पे देखिए ले रहे हैं कुछ और ये बात है तो कहीं और भी अप्लाई होगा ना। आप देखिए ठीक से मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल और ये जैसे करंट की डिमांड क्या है ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जैसे युग परिवर्तन, आगे एक उल्का पिंड हो गया ले हो गया, फिर कहते हैं 2-4 अगर हो गया ना तो गए सब, ये जैसे कहते हैं जो जान माल की हानि, जो भी लोग की हानि होगी वो अलग, फिर ये सोशल साइड सब फुस 2 दिन तूफाही तूफान ये सब लोग, तो वही कह रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। और ये चीज कैसे क्या होता है, तो हम टॉपिक जिसकी बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो तभी मैंने कहा है पॉइंट्स एक ही बात में हो जाता है, लेकिन उसको एक बार डीपली कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज के लिए मैंने ऐसा कर रहा है, ठीक है, नहीं तो करने के लिए तो पूरी कर दो, ठीक है। मेन पॉइंट बता दो, चलो ये चीज समझ गए, ये हटाओ, एक पॉइंट में हटाओ, टॉपिक निकल गया। लेकिन लेक्चर से क्या होता है, ये याद रहता है कि यही बात पे तो इतना चला था, और ये टॉपिक अगर एक बार आपने अच्छे से देख लिए, साथ में कॉपी पेन रख लिए, तो आपको दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसमें क्या है ना, कॉपी पेन की बहुत ही कम ही जरूरत, लेकिन रहना बहुत जरूरी है अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है जनसंख्या का भार, ये विकसित देशों के समान लक्षण में और विकसित देशों के समान लक्षण में हो रहा है, तो वो आप समझ गए ना। अब कहते हैं जनसंख्या का भार, कहते हैं अल्पविकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर 2% वार्षिक या उससे भी अधिक है। जितने भी अल्पविकसित देश है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 2% कम से कम एक साल में बढ़ता है, और उससे अधिक बढ़ता है, कम से कम 2% बढ़ता ही है। जैसे एक फैमिली है, कम से कम एक साल में 2 बच्चा उस घर में पैदा होगा अल्पविकसित में, ये कहने का तात्पर्य अब समझ गए ना। हाँ, विकसित देशों में चिकित्सा संबंधी ज्ञान, और यहीं पे कह रहा है विकसित देशों का चिकित्सा संबंधी ज्ञान या अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसी अल्पविकसित देशों में मिलने लगती है, मृत्यु दर गिरने लगती है। विकसित देशों में क्या कहता है, चिकित्सा संबंधी ज्ञान बढ़ेगा तो क्या होगा वहां पे, जैसे विकसित देशों में चिकित्सा संबंधी और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेगा, और वहीं अल्प विकसित देशों में क्या होगा, ये मिलने लगती है, मृत्यु दर क्या होता है, गिरने लगती है। लेकिन गरीबी, अज्ञानता, धार्मिक रूढ़िवादिता, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना, बाकी को कुछ नहीं, यही होता है रूढ़िवादिता, ठीक है, के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अधिक सफलता नहीं मिल पाती है। अरे तुम जो करना है करो, मैं अपना समझ से करूंगा, तो ठीक है करो, लेकिन उसमें तार्किक होना चाहिए, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। तो वही कहते हैं धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अधिक सफलता नहीं मिल पाती है, जो कार्यक्रम चलाते हैं। इन देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, इस स्थिति में आर्थिक विकास कठिन है। तो आर्थिक विकास कहाँ से होगा, जनसंख्या तो बढ़ेगा ना, पैदा करेंगे अपने को, क्योंकि हमारे पास है, तुम नहीं कमाते हो, तुम्हें नहीं है, तो वही कहता है तो फिर वहां नहीं देखे ना, तो फिर आप तो अपना देखे ना, तो कह रहे ये चीज सब कुछ बातें हैं। इसमें अभी मेन पॉइंट देखिए, जनसंख्या का भार, ठीक है, ये है, इसमें आर्थिक विकास कठिन होता है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में पिछले 40 वर्षों में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी है, ठीक है। उसके कारण इन कृषि प्रधान देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार की विशेषताएं संभावनाएं नहीं है।
तो जनसंख्या तो बढ़ गया लेकिन सुधार होगा उसकी संभावना ही नहीं है। इसके विपरीत रहन सहन का स्तर भी ऑटोमेटिक नीचे गिर गया है। पहले भाई 10,000 कमाते थे 2 आदमी खाता थे, अब 10,000 कमाते हैं 4 गो, मतलब समझ गए ना, 8 आदमी खाते हैं, 6 आदमी खाते हैं, 5 आदमी खाते हैं, तो रहन सहन का स्तर गिरेगा ना। तो वही चीज़ है। और ये तो आपको फैमिली बताए वहाँ पे देश पे कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो उसमें तो कितने आ जाएंगे ना, ठीक है। कंपेयर ज़्यादा नहीं करते क्योंकि डीपली में जाएंगे ना तो ये पता चलेगा कि हम पढ़ाई कम किए हैं और इतने मतलब पढ़ कम रहे हैं चैप्टर और पूरा खो गए एकदम नॉलेज लेने में। तो नॉलेज तो ठीक है लेकिन पेपर एग्जाम भी तो पास होना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इसीलिए इतना ही पे सीमित रखे हैं। इसके विपरीत रहन सहन के स्तर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और गिर सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि किसी देश में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर 2% या प्रति व्यक्ति आय को स्थिर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आय में कम से कम 2% वृद्धि भी होनी चाहिए। अगर 2% ये है, लेकिन उस फैमिली की तो नहीं हुआ ना, फिर भी आर्थिक विकास कहाँ हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है 2%, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा, मतलब कहने का तो 2% यहाँ पे बोला है मैंने, वहाँ पे उदाहरण के लिए 2% तो ज़्यादा हो गया, 2 में तो 2 बढ़ गया, तो 2 बच्चे पैदा हो गए तो समझ लो 100% बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे हम मिनिमम 2% की बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ मतलब मांस मदिरा या कुछ भी कहते हैं ना लोग, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाना है उतना ही इनकम है तो कम हो जाता है, बचत नहीं कर पाते हैं। तो उसी हिसाब से कह रहा है कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो प्रति वर्ष यहाँ पे या तो राष्ट्रीय आय में 2% अधिक होना चाहिए। अगर 2% कम आपका प्रति व्यक्ति, जैसे जनसंख्या की वृद्धि की दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने 2 फैमिली पहले से 2 पति पत्नी और 2 बच्चा हो गया तो 100% बढ़ गया। मैं तो 2% की बात कर रहा हूँ, तो उदाहरण ले रहा हूँ, समझने वाले समझ जाए होंगे, क्योंकि डीपली में जाए तो बहुत डीपली जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या ना धागों की तरह है। तो मेन पॉइंट है जनसंख्या का भाग, ठीक है। तो कहते हैं राष्ट्रीय आय में कम से कम 2% वृद्धि होनी चाहिए, जिसके लिए यदि पूंजी उत्पाद अनुपात 4.0 हो तो कम से कम 8% राष्ट्रीय आय का निवेश होना चाहिए। यदि राष्ट्र का लक्ष्य प्रति व्यक्ति 6% प्रति वर्ष वृद्धि हो तो उसके राष्ट्रीय आय का 32% भाग बचाकर निवेश करना होगा। अब देखिए कह रहा है अगर 6% राष्ट्र का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय 6% प्रति व्यक्ति वृद्धि करता है 6%, तो राष्ट्रीय आय का 32% बचाकर निवेश करना पड़ेगा। 6 है तो 32 होगा, ठीक है। तो किसी भी अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं है। तो कहते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं है। तो यही चीज है। तो अविकसित देशों के या विकसित देशों के लक्ष्य में 4 पॉइंट हो गया। तो अब देखिए पढ़ने वाले कैसे करते हैं। तो लिख लिया अविकसित देशों के देशों में लो पर कैपिटा इनकम, इस पे डिपेंड करता है, पूंजी के अभाव, जनसंख्या का भार, कृषि पर निर्भरता। तो आप डायग्राम बना दीजिए एकदम, अल्प विकसित और विकसित देशों के लक्षण ऐसे मारिए। वही कहता है डिजिटल में यही फर्क होता है कि फटाक से मारा फटाक से आ गया है। अल्प विकसित, विकसित और हो गया विकसित से, इसी में 4 गो बनाइए। आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे प्रति लो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, यहाँ पे लिख दीजिए प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, लिखिए प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर। दूसरा पॉइंट लिखिए पूंजी का अभाव, लिखिए जनसंख्या का भार। अब तीसरा लिखिए, अब चौथा लिखिए कृषि पर निर्भरता। अब चौथा है कृषि पर निर्भरता, कृषि पर जैसे प्रति लो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, नीचा स्तर लिखिए ना, राइटिंग पर मत देइए क्योंकि यहाँ पे हम। दूसरा हो गया आपका पूंजी का अभाव, तीसरा होगा जनसंख्या का भार, जनसंख्या का भार, चौथा हो गया आपका कृषि पर निर्भरता। ये पॉइंट आपने दे दिया ना, हो गया नंबर कृषि पर निर्भरता। अब कृषि पर निर्भरता देखिए, अब यही चीज पॉइंट्स मैंने दे दिए तो कोई जरूरत नहीं है पेपर के लिए, समझ गए ना। तो आप उसमें आप 2-2 लाइन कर करके तो आप 100 वर्ड 200 वर्ड तो पूरा ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो मेन पॉइंट दे दिए तो भी यही चीज देख रहा है, ठीक है। इसीलिए तो इसी का डिटेलिंग अगर एक ही पॉइंट का करना चाहे तो कितना कर सकता है। अब आपको कम ही टाइम में बहुत सारे देना है तो आप ढाई लिख दिए ना। जैसे विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर यानी ये आपका पूंजी का अभाव, जनसंख्या का भार और क्या हो गया कृषि पर निर्भरता।
कहते हैं अल्प विकसित देशों में लगभग 30 से 70% तक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बायर तथा यामे के शब्दों में अल्प विकसित देशों में संपूर्ण क्रियाओं का उत्पादन कृषि का महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात आर्थिक कृषि जोतों की स्थापना, विस्तार एवं सुधार की दिशा में काफी प्रयास करने पड़ते हैं। अल्प विकसित देशों में कृषि पर अत्यधिक निर्भर होने के बावजूद कृषि विकास का स्तर नीचा है। कहता है कृषि पर अल्प विकसित देश बहुत निर्भर करता है, फिर भी उसका विकास का स्तर बहुत नीचा है। फलतः कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली आय इस व्यवसाय में लगी हुई जनसंख्या के अनुपात से नीची होती है। तो कहता है जो उसकी आय इनकम होता है ना, जो होता है कृषि क्षेत्र में जो लगा हुआ ना, उससे नीची है। तो यही चीज पॉइंट्स मैंने कहा ना, वो है कुछ नहीं, धागे को उलझा सुलझा रहे हैं बस, क्योंकि लोग कितना रखेगा, कितना पेपर में पास होना है ना, तो पेपर में एक बार डीपली नॉलेज ले लीजिए, तो ये सब इंटरव्यू में बहुत काम होता है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में, जैसे अभी पढ़ रहे हो तो आपका माइंड चलता है कैसे क्या बोला जाता है, और वहीं पे क्या करता है, आप जो मेन पॉइंट किए हो इसके बाद उसका बोलेगा डिटेलिंग करने के लिए, फिर उस हवा निकल जाता है, अरे यार ये तो हम रटे थे कि 4 गो पॉइंट्स होता है विकसित अल्प विकसित में, तो वो फुस। इसलिए एक बार थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा एक बार अगर रीडिंग देता तो आइडिया लगता है, क्योंकि आपको उसी फील्ड में बोलना है, दूसरे फील्ड में आप नहीं बोल सकते ना। जैसे सीबीआई का फुल फॉर्म आप दे रहे हो बैंक का एग्जाम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पे बोल दो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, तो वो कहेगा ये लो, जबकि सही है वो भी, लेकिन कहेगा आपका माइंड का परीक्षा होता है वहां पे, क्योंकि जब आप सीबीआई बैंक का दिए हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वहां बोलोगे, और फिर वहां पे आप बोल सकते हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी बोल सकते हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो अपना अपना निकाले हैं, तो जो प्रसिद्ध है तो उस हिसाब से बोल देते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है, यही चीज है। ठीक है, तो यह सारणी 1.2 में विकसित तथा अल्प विकसित देशों में जो अभी हम पढ़े हैं, जो डिटेल दिया गया है ना, जैसे कुछ पॉइंट्स 2010 के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिटेलिंग, तो इसके अकॉर्डिंग है, तो ये चीज तभी मैंने कहा कितना कोई होगा। चौथा देखिए पॉइंट्स, अब देखिए सबका है, कृषि में लगी कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भाग, ये सब डेटा, तो डेटा हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत करेंगे तो कितना करेंगे, ठीक है, तो समझाने। तो अब 5वां लिखिए औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री जो है पिछड़ा क्यों है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए फिर इसके बाद लिखिए 6ठा लिखिए श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर, लिखिए। अब लिख लीजिए 6 पॉइंट्स। तो यही चीज क्या है ना कि पॉइंट्स अगर ऐसे दिखा जाए तो डिटेलिंग इसीलिए कर देते हैं ताकि ना लोगों को क्या हो, एक होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा चलो भाई कुछ कंक्लूजन मिल जाता है। जैसे देखिए औद्योगिक पिछड़ापन में क्या है, अल्प विकसित देशों में अधिक उद्योग नहीं होते हैं। जब ये अल्प विकसित देश है तो उसमें अधिक उद्योग नहीं होंगे, तभी तो औद्योगिक पिछड़ापन हुआ। नतीजा यह होता है कि जहां एक और इस क्षेत्र में बहुत थोड़े लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी कम होता है, तो जीडीपी में भी योगदान कम होगा, क्योंकि जो रोजगार भी कम मिलता है। जब ये इंडस्ट्री नहीं है तो रोजगार मिलेगा कहाँ से, ठीक है, जबकि वो कृषि प्रधान देश है, समझ गए। भारत को ही ले लीजिए, कहता है यह मात्र 18% कार्य जनसंख्या उद्योगों में लगी है, और ये 2010 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 27%। दूसरे अल्प विकसित देशों में भी लगभग यही स्थिति है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उद्योग प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो है ये सब उद्योग प्रधान देश है, इसलिए वो सब विकसित है, ठीक है। इसलिए वही देखा देखी, तभी नहीं औपनिवेशिक थोड़ा सा ही जाता है, देखा देखी का सिस्टम है। यह वहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है तथा औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कहीं अधिक हिस्सा है वहां पे, ठीक है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, ठीक है, विकसित है, ठीक है, तथा यहाँ पे क्या है, वहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है, काम करता है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कहीं अधिक हिस्सा है। अल्प विकसित देशों का औद्योगिक ढांचा भी अक्सर पिछड़ा और असंतुलित होता है। अल्प विकसित देशों का भी कह रहा है औद्योगिक इंडस्ट्रियल ढांचा बहुत ही पिछड़ा और असंतुलित होता है, बैलेंस नहीं करके चलता है, नहीं तो इंडस्ट्री सब देखते करते बंद हो जाता है। इन देशों में थोड़े से उपभोग के वस्तुएं उत्पादित करने वाले उद्योगों की स्थापना हुई है। बुनियादी और भारी उद्योग,
ठीक है। अब भारी उद्योग, अब बुनियादी जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, मशीनी औजार, भारी रसायन, परिवहन उपकरण आदि उद्योग प्राय कम ही हैं। अब विकसित देशों में उद्योगों में लगी हुई मशीनें और संयंत्र नीची श्रेणी के हैं। इस दृष्टि से इन देशों के उद्योगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता शक्ति थोड़ी है। इसके अलावा अल्प विकसित देशों में लघु और कुटीर उद्योग बड़ी संख्या में होते हैं, मतलब छोटे छोटे लघु कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग जो है बड़ी संख्या में अल्प विकसित देशों में होते हैं, जो पुराने तरीकों से चीजें को तैयार करते हैं और स्थानीय बाजार वहाँ स्थानीय बाजार होते हैं। मतलब एक बड़े लेवल पे जो बाजार नहीं होता है, बड़े लेवल पे बाजार हुआ ऊपर करो। तो अब तो भारत समझ गए ना, विकासशील में बहुत ही विकासशील हो गया, पूरा विकसित तो नहीं कह सकते लेकिन आ जाएगा आने वाले समय में। तो वही कह रहे, तो 2010 की देन है। तो यहाँ पे आप डेटा करंट अफेयर इसलिए कहते हैं पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको अगर इसमें अब कहते हैं लोग एग्जाम की तैयारी करता है तो लोग को मुद्दा ये है कि भाई हम किसी से क्या मतलब रखें, हर चीज में लोग यही होता है। तो जब तक आप पेपर की तैयारी करें तब तक तो आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। पेपर की आप अपडेट तैयारी नहीं करो फिर, क्योंकि फिर आप जब जॉब कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप करते हो, वहां पे सीमित हो जाते हो, ठीक है। लेकिन कुछ नॉलेज रखते हो, फिर आगे कुछ समझता नहीं है, आगे 4 आदमी वहां पे गया है आंदोलन करने, हम भी कर गए, इसका पूरी तह तक नहीं जाते कि क्या हुआ, चाहिए ये चीज कह रहा तो चलो यार क्या पता नाम आ जाए टीवी में, ठीक है। सब कुछ होता है। अब इसको मैंने कहा ना आराम आराम से समझाने का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। ठीक है। अब सर श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर, अगला क्या है, श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर। देखिए कितना पॉइंट्स आ रहा है अल्प विकसित और विकसित देशों के लक्षण में, ठीक है। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन कर दिए ना, तो एक्सप्लेन करोगे कम 200 वर्ड में 100 वर्ड में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मेन मेन पॉइंट लिख दिए तो आप बहुत कुछ कह दिए। नहीं तो आप एक ही पॉइंट लिख दो, उसी का डिटेलिंग कर दो, 200 शब्द लिख दिए, हो गया। कृषि पर निर्भर होता है उसी में लिख दिए, मतलब पर कैपिटा इनकम उसी पे लिख दिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर उसी पर बोल दिए, जनसंख्या में जनसंख्या का भार उसी पे लिख दिए, कृषि पर निर्भरता उसी पे वृद्धि, औद्योगिक पिछड़ाकरण उसी पे लिख दिए, और वही सारे पॉइंट दे दिए। तो आपका बस माइंड का हो गया कि मेन मेन पॉइंट्स याद रखे, तो डिटेलिंग तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, डीपली एक बार। तो अगला पॉइंट है श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर। अल्प विकसित देशों में श्रम उत्पादकता बहुत कम है, यह जीवन के नीचे स्तर के कारण भी और प्रभाव भी, ठीक है। तो अब एक देखिए छोटा सा पॉइंट, मेन मेन पॉइंट अगर याद किए हो और उसका डिटेलिंग करते हो तो कम है तो अल्प विकसित, ज्यादा है तो विकसित में हो जाएगा, समझ गए। अब कहोगे गरीबी, तो गरीबी निगेटिव में आ जाएगा, तो विकसित देशों में गरीबी अगर ज्यादा होगा तो विकसित हो जाएगा, नहीं ना। तो कहीं कहीं पे यही चीज कहता है कि समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है ना डिफिनीशन चेंज हो जाता है। तो मैंने एक ट्रिक बताया, जैसे जनसंख्या का भार बोला है तो अल्प विकसित देशों में बोल रहा है, जनसंख्या जो है बढ़ रहा है और इनकम हो ही नहीं रहा है, तो वो यही लक्षण है। इसमें क्या है, उसके साथ मेंटेन होता है, बैलेंस मेंटेन, तो यही चीज है। तो श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर, अल्प विकसित देशों में श्रम उत्पादकता बहुत कम है, यह जीवन के नीचे स्तर का कारण भी है और प्रभाव भी। उत्पादकता के नीचे स्तरों पर आय का स्तर भी नीचा होता है और छोटे से वर्ग को छोड़कर जनसंख्या का एक बड़ा भाग अत्यंत गरीबी में रहता है। तो मैंने अभी कहा मेन उत्पादक श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर, ठीक है, अल्प विकसित देशों में, ठीक है। उस हिसाब से अगर श्रम उत्पादकता बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, जैसे अन्य आगतों पर उपलब्धि जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक है, श्रम द्वारा किया जाता है, श्रमिकों का स्वास्थ्य व उनका कौशल काम करने की प्रेरणा तथा संस्थागत ढांचा। जहां तक अल्प विकसित देशों का संबंध है उनमें आय आगतों की कमी होती है, श्रमिकों की स्वास्थ्य स्तर का उनका कौशल स्तर वांछित से बहुत कम होता है, मतलब स्वास्थ्य जो है ना बहुत कम होता है श्रम उत्पादकता का, जो ठीक से काम कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि गरीबी रहते हैं, खाना पीना ढंग से खाते नहीं है, तो उस हिसाब से तो मतलब कुछ भी आप उस हिसाब से डिटेलिंग कर देते हो ना, तो जगह डिटेलिंग कर देते हो, पर निर्भर करती है, ठीक है। जहां तक काम करने की प्रेरणा का सवाल है तो यह इस बात पर निर्भर करती है कि संस्थागत ढांचा किस प्रकार का है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया ना उसका, कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है उस पर। शोषणकारी और भ्रष्ट ढांचे में, जैसा कि अधिकांश विकसित देशों में पाया जाता है, शोषणकारी समझ गए ना, जबरदस्ती कर 6 घंटा की ड्यूटी 8 घंटे कर, 10 घंटे 12 घंटे करवाओ और इसके बाद अगला दिन बोलो 5 बजे उठ के आ जाओ, ठीक है। और श्रम भी उस हिसाब से नहीं, 200 रुपया ज्यादा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद मतलब 2 घोट पिला देते हैं, थके हुए रहते हैं। तो क्या है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत कुछ समझाना है, लेकिन कहते हैं मेरा
कहते हैं बता, तो कहते हैं मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ, मेरी एक टांग नकली थी, और वो क्या कहते हैं, वो देश ठीक नहीं बोलता है, ठीक है, वो टूट गया बनवा दो, पता नहीं क्या है, दिल के अच्छे हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, वही चीज़ है। तो शोषणकारी और भ्रष्ट ढांचे में, जैसा कि अधिकांश अल्पविकसित देशों में पाया जाता है, श्रमिकों में काम करने की प्रेरणा कम होगी, जिससे उनकी उत्पादकता का स्तर कम रहेगा। इसलिए श्रमिकों को अधिक काम करने के लिए तभी प्रेरित किया जाता है जब व्यापक संस्थागत परिवर्तन लाया जाए। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली शोषणकारी भूधारण प्रणालियों को समाप्त किया जाए, कर व्यवस्था व बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाया जाए और प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म समझिए, श्रम उत्पादन में नीचे स्तर में भ्रष्टाचार को कम कीजिए, बस उस पर डिटेलिंग कर दीजिए थोड़ा सा कि ये चीज़ हो रहा है, बस काफ़ी है। अब तकनीकों का पिछड़ापन, तकनीकों का पिछड़ापन, ठीक है, ये हो गया तकनीकों का पिछड़ापन, किसमें, अल्पविकसित देशों में, ठीक है। कहते हैं अल्पविकसित देशों में उत्पादन संबंधी तकनीकें पिछड़े हुए हैं, वहां पे तो सब ओके होगा तभी तो विकसित हुआ। हाँ, तकनीकों का पिछड़ापन, अल्पविकसित देशों में उत्पादन संबंधी तकनीकी पिछड़े हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इन देशों के साधनों की कमी के कारण अनुसंधान एवं विकास बहुत कम खर्च किया जाता है। इसके अलावा अल्पविकसित देश में पूंजी के अभाव व श्रम की अधिकता के कारण नए तकनीकों का प्रयोग संभव नहीं है। पैसा भी नहीं है अल्पविकसित देशों में, पूंजी का अभाव है और श्रम भी नहीं है उस हिसाब से काम करने वाले। तो फिर कहते हैं पश्चिमी देशों में जैसे ही उत्पादन की नई रीति अथवा मशीन का आविष्कार होता है, उत्पादक आसानी से उसे साथ में अपना लेते हैं, उसके साथ अपना लेते हैं। और उसके विपरीत अल्पविकसित देशों में गरीबी के कारण उत्पादक पुरानी रीतियों को ही अपनाते रहते हैं। जबकि विकसित देशों में कहते हैं मशीन का उपयोग करता है, तो अल्पविकसित में पुराने तरीके से, कहते हैं ना हल जतु बैल से, अब वहाँ पे ट्रैक्टर यूज करो से हो गया। जब कभी उत्पादक के, अब उसका कहते हैं किसी चीज़ के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू है, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं प्रभु, समझ रहे हो ना। जब कभी उत्पादक इस हिस्सा का प्रयत्न करते भी है तो छटनी के भय से श्रमिक इसका विरोध करते हैं, परंतु इसका नतीजा यह होता है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतियोगिता में कर रोकने की क्षमता कम हो जाती है। वही चीज कहता है जब कभी तकनीक का इस्तेमाल करता भी जाता है विकसित देशों में, तो लोग आंदोलन धरना पे उतर जाता है, भाई ऐसा नहीं करो, मशीन दे दोगे तो भाई हम कैसे मतलब काम करेंगे, हमें रोजगार नहीं मिलेगा। तो वही कह रहे हो, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता कर वही है, कर सकने में क्षमता कम हो जाती है। वही कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका क्षमता कम हो जाती है कि भाई और अल्प विकसित में आ गया, ठीक है, पहले से। तो समझ रहे हो ना, मैं यही चीज मैं बुक के अकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज है यही चीज आप देते हो तो पास होता है, कुछ अपना लॉजिक आप देते हो तो और भी, क्योंकि उस तत्व पे विचार किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये बड़े क्लास में, छोटे क्लास में नो, ठीक है, और नॉलेज तो हर क्लास के लिए उपयुक्त है। अब आ गया बेरोजगारी, इसका शॉर्ट में आप, मैंने कहा ना कैसे आप पॉइंट याद रखोगे, मेन लिख लोगे अल्पविकसित और विकसित देशों के लक्षण, और ये मेन पॉइंट आप याद रखोगे जो मैंने कहा है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है, पहले 2-3 और है क्योंकि है तो बहुत सारे, ठीक है। बेरोजगारी, अब बेरोजगारी में बहुत सारे बेरोजगारी होगा, तब इसका डिटेलिंग बेरोजगारी में करेंगे, लेकिन बेरोजगारी समझिए। कहते हैं आजकल श्रमिकों के बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अल्पविकसित देशों की प्रमुख विशेषता है। इन देशों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अधिकतर बेरोजगारी अनैच्छिक है, मतलब अनैच्छिक, ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं है। हाँ, व्यापक गरीबी के कारण इन देशों में औद्योगिक वस्तुओं के बाजार अत्यंत सीमित है, इसलिए उद्योगपति अपनी औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने में प्रयास नहीं है। तो उद्योगपति इसलिए कहते हैं अपना जो भी है गतिविधि है, जो बिजनेस ने सिस्टम अपनाया है कि हम इस तरह से काम करेंगे, तो वो कहते हैं वो नहीं करते हैं। उपयोग प्रभावी मांग होने के कारण उद्योग का विकास धीरे धीरे और रुक रुक कर होता है, समझ गए। जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या की रोजगार मांग को पूरा कर पाने में ही पूरी तरह असमर्थ है। तो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो कह रहा है मुझे काम चाहिए, तो इसलिए कह रहा है फिर उस हिसाब से तुम्हें बैलेंस करना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा कि विकसित हुआ नहीं। एक ही चीज में पूरा चीज है, अब उसको डिटेलिंग आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बुक के, बार बार मैं यही कहूंगा, बुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि कौन सा पॉइंट कहाँ लिखना है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तभी पेपर निकलेगा ना। परंपरागत कृषि में भी, परंपरागत तो समझते होंगे जो
जो चलता आ रहा है। हाँ, परंपरागत कृषि में भी कम उत्पादकता के चलते श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में सीमित सामर्थ्य होता है, इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम स्वरूप प्रचंड बेरोजगारी, अब ये प्रचंड बेरोजगारी जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसमी बेरोजगारी जो कहते हो ना, बहुत सारे किसान इस तत्व से परिचित है, परंतु वैकल्पिक रोजगार अवसर उपलब्ध न होने के कारण भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों से चिपके रहते हैं, जो निम्नतम जीवन स्तर तक उपलब्ध करा पाने में भी असमर्थ होते हैं। तो कहते हैं रोजगार नहीं मिलता तो कहते चल भाई कहीं इतना है, इतने दूर में खेती करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, ठीक है, जो भी पैसा आएंगे खाएंगे पिएंगे रहेंगे, बस इतना ही समझता है, कुछ आगे हमें नहीं करना है। इस हिसाब से वर्तमान की स्थिति की गंभीरता इस बात से भी सिद्ध होती है कि अल्पविकसित देशों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के लगभग 35% उपयुक्त है। समझ गए ना? नहीं समझे तो बस बेरोजगारी याद रखेगा, बेरोजगारी के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लिख दीजिएगा। अब आते हैं 9, मानव कल्याण का नीचा स्तर, जो मनुष्य का जो कल्याण है उसका नीचा स्तर। कहते हैं सामान्यतः एक व्यक्ति के कल्याण के माप के लिए 3 प्रकार के सूचकों का प्रयोग किया गया। ये सूचक है उसकी चालू एवं संभाव्य व्यक्ति वास्तविक आय, उसकी चालू करेंट और संभाव्य मतलब जो अभी चल रहा है ना, जो जितना वास्तविक तो आय, उसकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी उपलब्धियां हैं, उस पर कहेगा मानव कल्याण की मतलब अच्छा हो रहा है या गिर रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो वैसे भी वो कहाँ से काम कर पाएंगे। लेकिन उसको तो खाना पीना तो उतना ही चाहिए, मतलब कहने का तो चाहिए ना, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य कैसे रहेगा, तो फिर ऑटोमेटिक पैसा कम है, सब कुछ आ जाएगा। तो एक संभाव वास्तविक आए, थोड़ा सा भी मात्रात्मक भी आ जाए तो ठीक है। इस अध्याय में हम पहले से ही सीख चुके कि अल्पविकसित देशों में विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति और सकल राष्ट्रीय आय बहुत कम है। जब हम इस तत्व के साथ 2 अन्य सूचकों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि विकसित देशों की तुलना में और विकसित देशों के मानव कल्याण के स्तर बहुत अधिक नीचा है। मानव कल्याण का स्तर भी बहुत विकसित देशों की तुलना में देखें तो अल्पविकसित तो नीचा ही है। तभी कहते हैं ना कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो सरकार निकालते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना, लोग पीछे पड़ जाते हैं, हमें फायदा चाहिए। लेकिन आपको अभी मौका दिया, इसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद देखते हो ना भटका हुआ, मतलब जिंदगी भर रहेगा। आपको कुछ दिनों के लिए दिया गया या कमी, तो उसको ये नहीं कि उसका मौका का अभी क्या कहे बुक के अकॉर्डिंग चल रहे, इसलिए नहीं। तो हम पहले स्वास्थ्य के सूचक पर विचार करते हैं। अधिकांश अध्ययनों में स्वास्थ्य की स्थिति समझने के लिए विशेषज्ञों ने मृत्यु संबंधी सूचकांकों और ऋणग्रता संबंधी तत्वों का प्रयोग किया है। इन सूचकांकों के आधार पर विकसित देश पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे है। 2010 के निम्न आय वाले देश में पुरुषों के लिए जीवन संभावना 58 वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 60 वर्ष थी। इसके विपरीत उच्च आय वाले देशों में पुरुषों के लिए जीवन संभावना 77 वर्ष और स्त्रियों के लिए 83 वर्ष थी। इतना ही नहीं, 2010 के विकसित देशों में शिशु की मृत्यु दर 5 प्रति 1000 वर्ष थी, जहां अल्पविकसित देशों में यह 70 प्रति 1000 थी। 1000 पे 70, 1000 पे 70 और इधर 1000 पे 5, ठीक है, विकसित में। और विकसित में ये अल्पविकसित में 1000 पे 70 और उसमें 1000 पे 5 विकसित में 2010 के। तो वही कहते हैं ऋणग्रता की मात्रात्मक माप संभव नहीं है, ठीक है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि अल्पविकसित देशों की ऋणग्रता विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। शिक्षा का भी मानव कल्याण में भारी योगदान है। विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न स्तरों की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक उत्पादक मूल्य होता है। फिर भी अल्पविकसित देशों में उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा कम निवेश है। इसके परिणाम स्वरूप 2005 से 10 के दौरान अल्पविकसित देशों की साक्षरता कहते हैं लगभग 39% थी। 2005 से 2010 में कितना था साक्षरता दर, मतलब 39%। असाक्षरता दर और विकसित देशों में असाक्षरता दर 39% थी, जबकि विकसित देशों में यह केवल 2% थी। मतलब 2% लोग पढ़े लिखे नहीं थे विकसित देशों में, जबकि 39% लोग अल्पविकसित देशों में पढ़े लिखे नहीं थे। अब कहते हैं वार्षिक असमानताएं, आर्थिक इकोनॉमिक असमानताएं। कितना हो गया, बाप रे 44 मिनट हो गया। फिर ये क्या, अपलोडिंग में ना टाइम लगता है। आर्थिक असमानताएं
विकसित देशों की तुलना में अविकसित देशों में आय और संपत्ति में वितरण की असमानताएं अधिक होती है। उदाहरण के लिए हम आय समानताओं को मापने के लिए राष्ट्रीय आय में निर्धनतम 3% लोगों के हिस्से की तुलना सबसे धनी 10% लोगों के हिस्से के साथ करें तो अधिकतर अविकसित देशों में कीनिया, नाइजीरिया, मोल्विया, फलना, चिड़ना, झिनकाना सब है। विकसित देशों में काफी ये सब आंकड़ा है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ना ये सब था कुछ नहीं, और इसके लिए हमें एक बार करना पड़ता है। और एक अगला पॉइंट है व्यापक गरीबी। एक पॉइंट है व्यापक गरीबी। तो याद रखिए अविकसित और विकसित देशों के लक्षण में एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। लक्षण में प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर लिखिए, मेन पॉइंट लिखना है, प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर। और 2010 के अनुसार आपने पता है ना इंडिया का 1270 प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी कितना था, $570। ठीक है, और 528 में ये सब आप डिटेलिंग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए आप प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर। दूसरा लिखिए पूंजी का अभाव लिखिए। तीसरा लिखिए जनसंख्या का भार। ये है अविकसित और विकसित देशों के सामान्य लक्षण में। ठीक है, कृषि पर निर्भरता चौथा। पांचवा लिखिए औद्योगिक पिछड़ापन। छठा लिखिए श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर। सातवां लिखिए तकनीकों का पिछड़ापन। आठवां लिखिए बेरोजगारी। नौवां लिखिए मानव कल्याण का नीचा स्तर। नेक्स्ट लिखिए आर्थिक असमानताएं। ठीक है, 10वां नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट लिखिए व्यापक गरीबी। ठीक है, अब देखिए व्यापक गरीबी को थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा यही कहते हैं थोड़ा अविकसित देशों में कम प्रति व्यक्ति आय का कारण और आय असमानता के कारण व्यापक स्तर पर गरीबी पाई जाती है, परंतु गरीबी का माप करना आसान नहीं है। विश्व बैंक ने हाल में 2005 की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर गरीबी रेखा को $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया है। कहते हैं ये 1.25 एक व्यक्ति का एक दिन में, ठीक है, ये होगा तो गरीबी रेखा के नीचे में आएगा। ठीक है, ऐसे कम होगा तो इसके अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर 1990 में दक्षिण एशिया में 53.8% और 2008 में 56% गरीबी रेखा के नीचे थी। ठीक है, और यहाँ पे 1.25 प्रति डॉलर पे लिखा गया है। ठीक है, यही चीज है आपको। अब अगला पॉइंट है 12वां आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता देख लिए, आर्थिक निर्भरता। तो 11 पॉइंट था आपका व्यापक गरीबी, इसके बाद आर्थिक निर्भरता। तो ये हो गया आपका ये चीज। देखिए इसमें तीन, आप एक बार और फिर से करते, आर्थिक समृद्धि, विकास और विकास, यही था टॉपिक। तो इसमें मैंने इतना समझा दिया कि आप अगर डिटेलिंग में चाहे तो आराम से कर सकते हो। अब लगा डेटा की बात, तो डेटा जो है करंट में आप डेटा भी समझ गए कैसे हमें कलेक्ट करना है, सब कुछ ओके है। तो आप चाहो तो वो वाला भी डाल सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको ईयर लिखना पड़ेगा। जब तक आपको ये ना पूछा जाए कि इस ईयर या करंट में, मतलब अभी, आप सीधे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कोई भी डेटा लिख सकते हो, किसी भी ईस्वी का डेटा आप उदाहरण के तौर पर उसे समझा सकते हो, लेकिन एक जेन्युइन डेटा ठीक रहता है कहने के लिए। तो जैसे मैंने अभी समझाया 10 रुपये या 40 रुपये ले लेता हूं, तो वो तो अलग होता है, वो आप समझा के लॉजिकली आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आपको डेटा रखना पड़ेगा ना याद। तो यही चीज़ मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा आपको 2010 की जनगणना के अनुसार ये चीज़ तो कितना था प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी, तो इंडिया का था $1270। डॉलर में बात हो रहा है। तो निम्न आय वाले देश में 528, मध्यम आय वाला में 3723, 38,745 हो गया आपका विकसित देश में। तो यही टॉपिक, इसीलिए मैंने कहा है कि आर्थिक समृद्धि, विकास और विकास में जो भी होना चाहिए आपका लगभग में हो ही चुका है। वैसे सिंपल में आपको वही है, लेकिन एक बार डिटेलिंग कर लिए तो क्या हो गया, पूरी तरह से ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक से। अब वैसे तो लिंक तो हर में होता है, क्योंकि इसी में और भी बहुत सारे तरीके अपने अपने मत निकलेंगे, तो आएंगे तो यहाँ से। अदरवाइज नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट में होंगे, नेक्स्ट होगा आपका मैंने कहा ना वही टॉपिक लेते हैं, सब टॉपिक जिसको जो है। अब यहाँ पे है बहुत सारे हैं, तो जो भी लेंगे ना दूसरा टॉपिक वो, तो ये आर्थिक विकास का जो है टॉपिक यहाँ पे
आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित, मतलब इस चैप्टर के लिए जो बीके पूरी मिश्रा में थे, मतलब देखिए पूरी तरह डिटेल भी नहीं हुआ है तो संक्षेप में भी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, एक ही चीज को 10 बार घिसे लो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहते हैं जब तक मुद्दा समझे नहीं तो सुलझाएं कैसे, तो आर्गुमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी बातें रखता है, ये सारी चीज उसमें बताया गया, ठीक है। तो आप देख लो, आप मेन पॉइंट पकड़ के ना फटाक से आप लिख सकते हो खुद भी, इतना तो आप में आ ही चुका होगा माइंड स्ट्रक्चर बेस्ड। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको देखते हो। तो एक बार नहीं समझते हो तो 2 बार आप देखो, 3 बार देखो। अब मेरे हिसाब से तो एक बार अगर कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और देख लो तो एक ही बार में समझ जाओगे मेरे हिसाब से। थोड़ा सा स्लो कर लेना है स्पीड, क्योंकि कभी कहते हैं स्लो, धीरे धीरे स्पीड फास्ट, ठीक है।